आया सोफिया ये सिर्फ इमारत नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ तहजीबों का जिंदा शाहकार है जो वक्त के साथ साथ मजहबी, सियासी और समाजी तब्दीलियों की बेहतरीन मिसाल बन गई है। इस्तांबुल में लोकेटेड ये अजीम इमारत एक ऐसी कहानी का रुख करती है जो तकरीबन 1500 साल तक फैली हुई है। पहले एक क्रिश्चियन कैथेड्रल, फिर एक शानदार मस्जिद, फिर एक म्यूजियम और आज के दौर में फिर एक दफ़ा मस्जिद। आया सोफिया ने हर दौर में एक नया रूप इख्तियार किया है। ये वो मकाम है जहाँ सुल्तान महमद ने अपने ख्वाब को हकीकत में बदला और यहाँ से यूरोप और एशिया के सफ़ों को लिखा गया। हर डोम, हर मीनार और हर नक्श के पीछे एक पुरअसरार कहानी छुपी हुई है। आज हम इस कदीम इमारत के कई राज जानने वाले हैं जो न सिर्फ एक मकाम बल्कि तारीख के हर मरहले का आईना है। तैयार हो जाइए बिकॉज आज हम इस इमारत को बाइज़ंटीन एम्पायर से लेकर आज के मॉडर्न तुर्की तक जानेंगे और ये सफ़र आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। बादशाह, आया सोफिया सिर्फ मेरे फाते दादा की अमानत नहीं, रियासत, मिल्लत और तमाम मुसलमानों की अमानत है। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ उस्मानी सुल्तान की होती है। आया सोफिया पर सिर्फ मुसलमानों का हक है। हम अपने फाते दादा की विरासत किसी को नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब नाज़रीन। आया सोफिया तुर्की के एक शहर इस्तांबुल में लोकेटेड दुनिया की सबसे मशहूर और तारीख़ी मकामात में से एक है जो कदीम रोम, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जिंदा सबूत है। ये 537 CE में रोमन एम्पायर जस्टिनियन के दौरान एक चर्च के तौर पर तामीर हुई और उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी गिरजाघर के तौर पर जानी जाती थी। लगभग 900 साल तक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का मरकजी मकाम रहा। आया सोफिया की पहली कंस्ट्रक्शन एक तारीखी करिश्मा है जो कदीम दुनिया की सिविल इंजीनियरिंग और फन तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। आया सोफिया से पहले कंस्टेंटिनोपल यानी आज के इस्तांबुल में 2 चर्च थे जो चर्च ऑफ द होली विजडम के नाम से जाने जाते थे। पहला चर्च 360 CE में रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटियस II के दौर में बना था मगर कुछ टाइम बाद एक आग के हमले से तबाह हो गया। दूसरा चर्च 415 CE में एम्परर थियोडोसियस II ने तामीर कराया मगर 532 CE के निका रिवोल्ट के दौरान ये भी कई जंगों के सबब तबाह हो गया। निका रिवोल्ट के बाद एम्परर जस्टिनियन ने फैसला किया कि एक नए और बेहतरीन चर्च का तस्वुर दिया जाए। ये नया चर्च आया सोफिया था। जस्टिनियन ने इस मसरूफ तामीराती प्रोजेक्ट के लिए 2 अजीम आर्किटेक्ट सिलेक्ट किए, एंथीमियस ऑफ ट्रेल्स और आइसोडोर ऑफ मेलिटस। ये दोनों उस वक्त के मशहूर इंजीनियर और मैथमेटिशियन थे। आया सोफिया का डिजाइन उस वक्त से बहुत डिफरेंट था। इसके सेंटर पॉइंट में एक बहुत बड़ा गुंबद था। ये डिजाइन बाइज़ंटीन आर्किटेक्चर का एक असर था जो पहली दफा देखने को मिला। आया सोफिया की तामीर का काम रिसर्च के मुताबिक 23 फरवरी 532 CE को शुरू हुआ और इस अजीम प्रोजेक्ट को सिर्फ 5 साल 10 महीने और 4 दिन में मुकम्मल किया गया जो उस वक्त के लिहाज से एक रिमार्केबल अचीवमेंट थी। तामीर के लिए बेहतरीन मवाद मींस के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया जो रोमन एम्पायर के मुख्तलिफ इलाकों से लाया गया जैसे कि इजिप्ट से संगे मरमर, सीरिया से लाल संगे मूसा और ग्रीक से खूबसूरत संगे हरी। मेन स्ट्रक्चर के लिए मार्बल का इस्तेमाल किया गया जबकि अंदर के कॉलम्स और फ्लोर्स पर रंग बिरंगे संगे मूसा लगाए गए। आया सोफिया की तामीर के दौरान तकरीबन 40,000 से ज्यादा मजदूर और क्राफ्ट्समैन काम पर लगाए गए थे। आया सोफिया का गुंबद इसकी तामीर का सबसे दिलचस्प और मुश्किल मरहला था। ये गुंबद लगभग 32 मीटर का था जो तकरीबन 180 फीट की बुलंदी पर खड़ा था। इस गुंबद को थामी रखने के लिए 40 हाफ डोम्स का सहारा दिया गया जो इसके वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये टेक्निक उस वक्त एक नए मॉडल इंजीनियरिंग के तौर पर समझी गई थी। कहते हैं कि जब इमारत मुकम्मल हुई तो जस्टिनियन एम्परर ने इसके अंदर दाखिल होते वक्त कहा था, सुलेमान, आई हैव सरप्राइज्ड यू। उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वो अपनी तामीर को मुसलमानों की बैतुल मुकद्दस से अफजल समझते थे। इंटीरियर डेकोरेशन की बात करें तो आया सोफिया के अंदर रंग बिरंगे नक्शे सजाए गए थे जो बाइबल सीन्स, क्रिश्चियन सेंट्स और फरिश्तों को दिखाते थे। मेन हॉल इतना बड़ा था कि उस वक्त लोग कहते थे कि ये ऐसा लगता है कि जैसे गुंबद हवा में तैर रहा हो। इसका स्केल और डिजाइन देखने वालों को हैरान कर देता था। आया सोफिया की तामीर 27 दिसंबर 537 CE में मुकम्मल हुई थी बट
तकरीबन 20 साल के बाद एक ज़ल्ज़ले के नतीजे में गुंबद का एक हिस्सा गिर गया एंड अगेन आइसोडोर द यंगर और उसके वर्कर्स के साथ इस गुंबद को मजीद मजबूती के साथ बना दिया गया। आया सोफिया की तामीर का एक पॉलिटिकल मकसद भी था, जो रोमन एम्पायर के मसरूफ ट्रेड रूट्स पर एक कंट्रोल का एक सिंबल था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आया सोफिया के अंदर बेशुमार सोना चांदी लगाया गया था, जो इसे दुनिया की सबसे दौलतमंद इमारतों में से एक बनाता था। और आया सोफिया का प्रोजेक्ट उस वक्त के रोमन एम्पायर का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था, जो करीबी हिसाबों के मुताबिक 3,20,000 पाउंड ऑफ गोल्ड के बराबर खर्चा किया गया था, जो कि पाकिस्तानी रुपीस और डॉलर्स में ये बनता है। आया सोफिया बाइजेंटीन एम्पायर के लिए एक रिलीजियस सेंटर बन गई थी। ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का सेंट्रल कैथेड्रल थी। एम्परर जस्टिनियन के बाद यहाँ पर कई सेंचुरीज तक बाइजेंटीन एम्पायर अपने रिलीजियस इवेंट्स और सेरेमनीज को अंजाम देते रहे। यहाँ तक कि बाइजेंटीन एम्परर्स अपनी ताजपोशी की रस्में भी आया सोफिया में अंजाम देते थे। यहाँ पर होने वाले रॉयल इवेंट्स में एक स्पेशल सेरेमनी के जरिए एम्परर्स को एक डिवाइन राइट दिया जाता था, जो बाइजेंटीन सोसाइटी में उनकी शान को मजीद बढ़ाता है। बाद में बाइजेंटीन एम्पायर के दूसरे शहरों में भी आया सोफिया की तरह कई चर्च डिजाइन किए गए थे, लेकिन ये वक्त मजीद ज्यादा देर तक खुशहाल नहीं रहा, बिकॉज अब एंट्री होती है लैटिन एम्पायर की। लैटिन एम्पायर का आगाज 4th क्रूसेड के नतीजे से हुआ, जो असल में मुस्लिम कंट्रोल से यरूशलेम को वापस लेने के लिए शुरू हुई थी। लेकिन जब क्रूसेडर्स को पैसे और सपोर्ट की जरूरत थी तो उन्होंने अपने प्लान्स बदल लिए। 1204 CE में लैटिन क्रूसेडर्स ने कस्तांतुनिया पर हमला कर दिया, जो उस वक्त बाइजेंटीन एम्पायर का मरकजी शहर था। ये क्रूसेडर्स असल में वेनिस के सपोर्ट से आए थे। वेनिस एक्चुअली एक इटालियन सिटी स्टेट थी। इस हमले के नतीजे में कस्तांतुनिया क्रूसेडर्स के कब्जे में चला गया और यहाँ लैटिन एम्पायर का दौर शुरू हो गया, जो 1204 से 1261 CE तक रहा। लैटिन एम्पायर के दौरान क्रूसेडर्स ने आया सोफिया को एक लूट मार का मरकज बनाया। आया सोफिया के अंदर बहुत सी कीमती चीजें जैसे कि सोना चांदी और रिलीजियस रेलिक्स को लूट लिया। क्रूसेडर्स के लिए आया सोफिया एक रिलीजियस मरकज नहीं रही थी, बल्कि उनके नजदीक एक दौलत का खजाना थी। इसलिए उन्होंने यहाँ की कीमती रेलिक्स को यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज में बेच दिया। लैटिन एम्पायर के दौर में आया सोफिया के साथ जो सलूक किया गया उसने इमारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। क्रूसेडर्स की लूट के बावजूद लैटिन रूलर ने आया सोफिया को रिलीजियस पर्पज के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन वो उसकी पहली शानदार हालत को कायम रखने में नाकाम रहे। लैटिन एम्पायर ने आहिस्ता आहिस्ता बाइजेंटीन कल्चर को भी खत्म करना शुरू कर दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक ही वक्त एक नहीं रहता। लैटिन एम्पायर का दौर 1261 CE में खत्म हो गया, जब बाइजेंटीन एम्पायर ने फिर से कॉन्स्टेंटिनोपल को हासिल कर लिया। बाइजेंटीन रूलर माइकल 8 पैलियोलोगस ने कॉन्स्टेंटिनोपल को वापस फतह कर लिया। आया सोफिया को दोबारा से ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का मकाम दिया गया, लेकिन उस वक्त ये पहले जैसे शानदार हालात में नहीं रही थी। बाइजेंटीन रूलर ने इसकी फिर से रिपेयरिंग करने की कोशिश की, लेकिन उनके फाइनेंशियल और पॉलिटिकल हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। आया सोफिया से लूटी गई कीमती रिलीजियस रेलिक्स को एस्टी मार्क बेसिलिका वेनिस में रखा गया, जो वेनिस का एक मशहूर चर्च है। ये रेलिक्स आज भी वेनिस में मौजूद हैं। ये अंदाजा लगाया गया कि लैटिन क्रूसेडर्स ने कस्तांतुनिया इंक्लूडिंग आया सोफिया से तकरीबन 4 लाख सिल्वर मार्क्स का माल लूटा था, जो उस वक्त की एक बहुत बड़ी मिकदार है। अब बाइजेंटीन एम्पायर अपने पहले वाले हालातों में नहीं थे और उनकी इकोनॉमी अब एक हद तक खत्म हो चुकी थी, और ये सबसे अच्छा वक्त था कस्तांतुनिया पर कब्जा करना। और ऐसा ही हुआ। सुल्तान महमद ने कस्तांतुनिया को फतह करके आया सोफिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। My brothers, pick yourselves up and prepare. Our time is at hand. Don't doubt it. Don't doubt our might. Allah will be with every one of us, and we will take the city. सुल्तान महमद, जिसे महमद दी कॉन्करर भी कहा जाता है, जो 1451 से 1453 तक ओटोमन सुल्तान रहा। उनका सबसे बड़ा ख्वाब कस्तांतुनिया को फतह करना था, जो बाइजेंटीन एम्पायर का दारुल हुकूमत था। महमद ने फतह की पूरी प्लानिंग की और 6 अप्रैल 1453 को महमद ने कस्तांतुनिया का मुहसरा करना शुरू कर दिया। उनका लश्कर 80,000 से लेकर 1 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल था, जबकि बाइजेंटीन एम्पायर के पास सिर्फ 7,000 तक सिपाही थे। सबसे पहले महमद ने अपनी आर्टिलरी से शहर की मजबूत दीवारों पर हमले किए। उन्होंने अपने जहाज़ों को गोल्डन हॉर्न के रास्ते कस्तांतुनिया के करीब लाने की कोशिश की, जो कि एक यूनिक रास्ता था। बाइजेंटीन एम्पायर ने लोगों को इस मुश्किल वक्त में उम्मीद दिलाने की बहुत कोशिश की, बट अब बहुत देर हो गई थी। 29 मई 1453 को सुल्तान महमद ने इस शहर पर अपना आखिरी हमला करना था, जो कि ऑब्वियसली सक्सेसफुल साबित हुआ। सुबह होने से पहले सुल्तान महमद ने इस शहर पर हमले करना शुरू कर दिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि महमद, जो उस वक्त
कैनन इस्तेमाल कर रहे थे उसे अर्बन कैनन कहा जाता है कि वो कैनन दुनिया की सबसे पावरफुल कैनन में से एक थी। Let's rain hell down upon them! महमद और उसकी फौज इस शहर की दीवारों को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और कॉन्स्टेंटाइन IV, जो उस वक्त बाइजेंटीन एम्पायर का आखिरी एम्परर था, उसको भी मार दिया गया। महमद के सिपाही शहर में दाखिल होकर हर तरफ कत्लो गारत कर रहे थे, लेकिन महमद ने उन्हें जल्दी रोक दिया ताकि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कायम रखा जा सके। जब सुल्तान मुकम्मल तौर पर कब्जा कर चुके थे तो उन्होंने आया सोफिया की तरफ रुख किया। महमद जब आया सोफिया के अंदर दाखिल हुए तो उनका पहला अमल सजदा था, जो कि डेफिनेटली अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। ये मुहासरा 53 दिन तक चला था और उस वक्त सुल्तान महमद की उम्र सिर्फ 21 साल थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने एक तारीखी शहर को फतह कर लिया था। महमद ने आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दे दिया और यहाँ से उस वक्त की सबसे पहली अजान दी गई थी। सुल्तान ने मेहराब को मक्का की जानिब रुख करके बनाया ताकि नमाज के वक्त किबला की तरफ रुख करना आसान हो। महमद ने मिंबर का इजाफा भी किया जो खुतबा देने के लिए इस्तेमाल होता था और यहाँ पर आया सोफिया के अंदर इस्लामिक कैलीग्राफी का भी इजाफा किया गया जो कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुकम्मल थी। और यहाँ पर प्रेयर मैट्स यानी जाए नमाज के इंतजाम के साथ साथ रोशनी के लिए लाइटिंग का भी इंतजाम किया गया। महमद ने आया सोफिया के अंदर कुरानी के रेसिटेशन के लिए भी अलग खास जगह बनवाई जहाँ पर लोग कुरान की तलावत कर सकते थे। सुल्तान महमद ने ही कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम इस्लाम बोल रखा जो बाद में इस्तंबुल बना और जंग के दौरान जो वहाँ के रहने वाले क्रिश्चियंस लोग थे उनको पहले तो गुलाम बनाया लेकिन बाद में उनको भी आज़ाद कर दिया। वक्त गुजरता गया और 24 नवंबर 1934 को मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क के हुक्म पर मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। 2 जुलाई 1935 को ये ऑफिशियली एक म्यूजियम बना दिया गया। इस तब्दीली के पीछे वजह सेक्युलरिज्म थी। मीन्स के मुस्तफ़ा केमल तुर्की में एक सेक्युलर स्टेट बनाना चाहता था। उनका एम था कि तुर्की को भी यूरोप के मॉडर्न स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जाए। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन भी एक वजह थी। मुस्तफ़ा केमल ने तुर्की के ताल्लुकात को यूरोप के साथ मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया था। ये उनका एक डिप्लोमेटिक मूव था जो यूरोप को दिखाना चाहते थे कि तुर्की एक मॉडर्न सेक्युलरिटी का कायल और तहजीब पसंद मुल्क है। इस फैसले को इंटरनेशनल तौर पर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला लेकिन कुछ लोगों के लिए एक कंट्रोवर्शियल कदम था। बहुत से मुस्लिम्स ने इस फैसले को पसंद नहीं किया क्योंकि उनका कहना था कि आया सोफिया को मस्जिद का मकाम दिया गया था। इसके बावजूद आया सोफिया एक इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन कैसे बनी और यहाँ हर साल लाखों लोग इसकी हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस को देखने आते रहे। और अगेन बिल्कुल जी 10 जुलाई 2020 को तुर्की के काउंसिल ऑफ स्टेट जो वहाँ का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट था उसने ये फैसला सुनाया कि 1934 का आया सोफिया को म्यूजियम में तब्दील करने का हुक्म नाजायज़ था। इसके बाद तुर्की के प्रेसिडेंट रेसिप तय्यिप एर्दोगन ने आया सोफिया को फिर से मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दे दिया और 24 जुलाई 2020 को 86 ईयर्स के बाद आया सोफिया में पहली जुमा की नमाज अदा की गई थी। कबूल इलल्लाहुम या रब्बल आलमीन। रेसिप तय्यिप एर्दोगन का कहना था कि आया सोफिया मुस्लिम दुनिया के लिए एक रूहानी मकाम बन चुका है और इसको तब्दील करना खिलाफ वर्जी थी। और इसके अलावा तुर्की के बहुत से लोग खास करके कंजर्वेटिव मुस्लिम्स हमेशा से ये चाहते थे कि आया सोफिया को फिर से मस्जिद में तब्दील किया जाए। ये फैसला पब्लिक सेंटीमेंट के साथ हम आहंग था और एर्दोगन के लिए एक पॉलिटिकल एडवांटेज भी था। एर्दोगन ने इस कदम को तुर्की के नेशनल सोवरेनिटी के साथ भी जोड़ा, ये कहकर के तुर्की के पास ये हक है कि वो अपनी अमारत के मुस्तकबिल का खुद फैसला करें। इस फैसले ने दुनिया भर में मिक्स्ड रिएक्शन बनाया। मुस्लिम दुनिया के बहुत से हिस्सों में इसको खुशी से वेलकम किया गया और इसको इस्लामिक हेरिटेज की वापसी के तौर पर देखा गया। लेकिन बहुत से यूरोपियन मुल्कों और यूनेस्को ने इस फैसले पर बहुत अफसोस जाहिर किया क्योंकि आया सोफिया एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी थी। उनका कहना था कि इसको म्यूजियम के मकाम में कायम रहने देना चाहिए था ताकि ये तमादनी मिलाप का सिंबल रहता। आया सोफिया का फिर से मस्जिद बनने का वाकया कल्चरल और रिलीजियस रिवाइवलिज्म की एक मिसाल है जो तुर्की की सेक्युलर आइडेंटिटी के असूलों के खिलाफ एक नई सोच को पेश करता है। ये एक तरह से तुर्की के माजी और मुस्तकबिल के बीच का एक कंजर्वेशन भी है। जहाँ आया सोफिया बाइजेंटीन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर के दौर का एक सिंबल था, वहाँ अब ये मॉडर्न तुर्की के रूहानी और सियासी मसाइल का एक सिंबल बन चुका है। तो ये थी आया सोफिया मीन्स के होली विजडम की कहानी जो चर्च से मस्जिद और मस्जिद से म्यूजियम और अब फिर से मस्जिद बनी। इसकी तारीख ने हमेशा लोगों को इंस्पायर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ नया जानने को मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फॉर मोटिवेशन और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए।
अगली वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ईरान इजराइल वॉर हिस्ट्री के बारे में मुकम्मल तारीख को हम देखेंगे कि जब इजराइल बना उसके मतलब बेसिकली शुरू से लेकर आखिर तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।